So everyone, our today's topic is about publication process and मेरे ख्याल में मेरे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होगी. दोबारा बता देता हूँ. मोहम्मद एहसानुल हक, इलेक्टोरल लीग फैसलाबाद, स्काउट लीडर पाकिस्तान बाय स्काउट एसोसिएशन एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, स्काउट ग्रुप एंड सीईओ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस अकेडमी पाकिस्तान एज वेल एज एमफिल स्कॉलर एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद. ठीक है. तो आज के हम सेशन के बारे में अगर बात करते हैं कि पब्लिकेशन प्रोसेस क्या है, तो इसका पहले तो मैं आपको एक लेआउट दिखाऊंगा, उसके बाद हम सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. पब्लिकेशन ज़रूरी क्यों है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं. किसी भी चीज़ को पब्लिश करना क्यों ज़रूरी है. जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि हम कोई भी एक काम करते हैं, वो काम करने के लिए कोई भी नहीं हमें मानेगा कि आपने ये काम किया, आपने कोई भी एक साइंटिफिक रिसर्च की, आपने कोई भी साइंटिफिकली कोई भी काम किया है, वो लोगों को दिखाने के लिए हमें उसको पब्लिश करना पड़ता है. ठीक है. जब तक हम उसे पब्लिश नहीं करेंगे तब तक कोई भी नहीं मानेगा जी आपने ये काम किया है. ठीक है. आपका वो जो काम है वो आपके नेम से पब्लिश हो जाएगा, वो पता चल जाएगा इसी बंदे ने ये डिस्कवरी की है, इसी बंदे ने इस पर ये काम किया और जो जो चीज़ें इसने की हैं वो ये है. इसके लिए हमें उसको पब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. उसको हम पब्लिश किधर कर सकते हैं, उसको हम किसी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं. ठीक है. फर्दर इसके लिए हमारे पास ऑथेंटिकेटर जो है वो जर्नल्स मौजूद है. हज़ारों लाखों की तादाद में दुनिया में जर्नल्स जो है वो साइंटिफिक जर्नल्स काम कर रहे हैं. हर जर्नल का एक स्पेसिफिक स्कोप होता है, स्पेसिफिक फील्ड के पेपर्स को पब्लिश करता है. जैसे कुछ मेडिकल्स के होंगे, कुछ इंजीनियरिंग के होंगे, सोशल साइंसेज के जर्नल्स अपने स्कोप के अकॉर्डिंग पेपर्स लेंगे. तो आज हम देखते हैं कि पेपर को पब्लिश करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है. पेपर को हम कैसे सबमिट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोई भी एक पेपर लिख लिया, जैसे मैंने आपको पहले हमने ये सारी की सारी चीज़ें सीख ली. राइटअप क्या चीज़ है, क्या कैसे और क्या कैसी है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एक जर्नल में जो है हम अपना आर्टिकल सबमिट करते हैं. ठीक है. फिर वो जर्नल उसके एडिटर के पास जाता है. एडिटर का काम होता है कि उसको पढ़ना, उसके अगर तो उसके स्कोप के अंदर आता है जर्नल के, तो ठीक है, वो उसको रिव्यूअर को भेज देगा कि रिव्यूअर उसको रिव्यू करे. अगर तो वो उस जर्नल के स्कोप के अंदर ही नहीं होगा तो आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं जी, अगर तो वो आपका रिव्यूअर ने उसको पास कर दिया, ठीक है, आपका पेपर इस काबिल है कि वो पब्लिश हो सकता है, वो दोबारा एडिटर के पास जाता है. एडिटर उसको क्या करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, प्रोडक्शन और पब्लिकेशन हो जाएगी, नहीं तो एडिटर उसको दोबारा भी रिजेक्ट कर सकता है. ठीक है. उसके बाद एडिटर अगर तो उसके अंदर मजीद रिवीजन्स की ज़रूरत है तो वो एडिटर वही पेपर जो है वो रिवीजन्स के लिए दोबारा ऑथर को भेजेगा, ऑथर दोबारा उसको एडिटर को सबमिट करेगा. ठीक है. तीसरी चीज़ ये है, अगर तो रिव्यूअर ने उसके अंदर कोई कमी पेशी छोड़ दी उसको रिव्यू करने में, तो एडिटर वो पेपर जो है वो रिव्यूअर को वापस भेज देगा. ठीक है. दोबारा इसको देखते हैं. पेपर सबमिट किया आपने, सबमिटेड पेपर जो है वो हमारा ओके. वो जो पेपर है हमारा एडिटर से हमारा रिव्यूअर के पास जाएगा. ठीक है. रिव्यूअर से दोबारा वो अगर तो वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एडिटर के पास या तो रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर एडिटर उसको तीन तरीके से उसको एक्सेप्ट कर सकता है. या तो पब्लिश हो जाएगा, या उसके ऊपर मजीद रिवीजन्स ऑथर से लेगा, या मजीद रिवीजन्स लेगा वो उसको रिव्यूअर से. ठीक है. उसके बाद हमारे पास कुछ रीजंस हमने देखने के, टॉप रीजंस के हमारा आर्टिकल पब्लिश क्यों होता है, कौन सा आर्टिकल ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर हम लिखें, किस तरह लिखें तो वो पब्लिश हो सकता है. ठीक है. तो उसमें सबसे पहली बात है, इंपॉर्टेंट इश्यूज उसके अंदर आपने हाईलाइट किए हो अपने पेपर के अंदर. जो आपका पेपर है उसके अंदर इंपॉर्टेंट इश्यूज हाईलाइटेड हो. ठीक है. यूजफुल टू मेक डिसीजंस, उसके अंदर क्वालिटी हो कि वो कोई डिसीजन बनाने में आपकी हेल्प कर सकता हो, या कोई एक थ्योरी डेवलप करने में आपकी हेल्प कर सकता हो, या न्यू रिसर्च क्वेश्चंस पे वो काम कर चुका हो वो पेपर. ठीक है. या कोई नई चीज़ उसमें एक्सप्लोर हुई हो. ठीक है. या फिर आप कर सकते हैं जो कोई मेथड या कोई जस्टिफिकेशंस की एप्लीकेशन उसके अंदर अगर हुई हुई है. ठीक है. प्रीवियस स्टडीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, इजी टू अंडरस्टैंड हो. ठीक है. अगर ये चीज़ें आपके मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर या आपके पेपर के अंदर हैं तो आपका मैन्युस्क्रिप्ट या पेपर बड़ी जल्दी से वो पब्लिश हो जाएगा. ठीक है. तो इसके अंदर हम देखते हैं. ठीक. तो इसके अंदर हमने जो मेन चीज़ इसमें देखी, तीन जगह पे चीज़ आ रही है जी. न्यू रिसर्च होनी चाहिए, एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए, ठीक है, एप्लीकेशन मेथड्स की होनी चाहिए. ठीक है. प्रीवियस स्टडी को कनेक्ट भी करे. तो इसमें जो मेजर चीज़ है वो नोवेल्टी है. ठीक है. कोई नई चीज़ हो, उसके अंदर कोई नोवेल्टी हो, कोई नई थ्योरी बने, कोई नई डिसीजन हो, कोई एक नया इशू हो, कोई इंपॉर्टेंट इशू, कोई करंट इशू, हॉट इशू पे काम किया हो. मतलब आपके पेपर के अंदर कोई थोड़ी सी भी नोवेल्टी है तो आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा.
ठीक है। अब आगे देखते हैं जी कि आपके पेपर रिजेक्ट क्यों होते हैं। उसमें इश्यूज नॉट इम्पॉर्टेंट, इशू इम्पॉर्टेंट नहीं होता, आपका डाटा ओरिजिनल नहीं है, अप्रोप्रिएट जनरल के अंदर आपने नहीं भेजा, डाटा ओल्ड है या इरेलीवेंट है, ठीक है, उसके अंदर कोई डाउटफुल रिजल्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब काम किसी ने किया है उसको सबमिट आप कर रहे हैं, या उसमें कोई और एथिकल इश्यूज हैं। ये कुछ रीजन है जिसकी बेस पे आपका जो पेपर है वो मेजरली रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि पेपर रिजेक्ट कैसे किया जा सकता है, मजीद इसमें क्या इश्यूज हो सकते हैं। अनक्लियर हाइपोथेसिस हो सकता है, ठीक है, उसका पुअर और वीक डिज़ाइन हो सकता है, ठीक है, सैंपल जो है वो सैंपल साइज आपको बहुत स्मॉल हो, स्टैटिस्टिकल जो ऑपरेशन है उस पर अप्रोप्रिएट ना हो। कल भी हमने स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन पे बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो जोन है ये बहुत ज़्यादा पेपर्स को रिजेक्ट करवाता है, ठीक है। या उसके अंदर कंक्लूजन जो है वो अनजस्टिफाइड है। कंक्लूजन अनजस्टिफाइड होने का मतलब ये होता है कि आपका पेपर के एंड पे जो कंक्लूजन है वो आपके पेपर की बॉडी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी पेपर की बॉडी कुछ कह रही है, आप कंक्लूजन कुछ दे रहे हो, क्योंकि हमने कंक्लूजन जो देना होता है वो बेटा हमारे हाइपोथेसिस को जस्टिफाई या अनजस्टिफाई कर रहा होता है, उसके सपोर्ट में हो या उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो, ठीक है। हमारा जो कंक्लूजन हमारे हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन हम अपने हमारे पेपर की बॉडी कुछ है, हमारे रिजल्ट्स कुछ है, लेकिन हम अपने कंक्लूजन में जाके अपने हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर गए हैं, तो इसने हमारे पेपर की बॉडी को जस्टिफाई नहीं किया। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं जी हमारा वाई पेपर आर रिजेक्टेड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की वजह से कैसे हो सकते हैं जी, हमारी प्रेजेंटेशन पुअरली ऑर्गेनाइज्ड है, हमारा पेपर बैडली रिटर्न है, केयरलेस एरर्स दिए हुए हैं, मतलब हमने पंक्चुएशन का ख्याल नहीं रखा, ये वो इधर उधर की चीज़ें अंदर डाली हुई हैं, डाटा कॉपी पेस्ट किया है, जिस तरह हम इनफॉर्मल वे के अंदर बातें कर रहे होते हैं, टूटी भजी हम वो मैसेज में इंग्लिश डाल रहे होते हैं, वही सारा कुछ हमने लिखा हुआ है, तो हमारा पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टेरिबल टेबल्स, टेबल्स की फॉर्मेटिंग सही नहीं है, उसके अंदर फिगर जो आपने डाली है वो सही नहीं है, आउटडेटेड या इम्प्रॉपरली आपने रेफरेंसेस या साइटेशंस डाली हैं। मतलब एक चीज़ जो आपकी रिसेंट ईयर्स में 2-3 साल पुरानी अगर वो रिपोर्टेड है तो आप उसका नया रेफरेंस डालें ना। आप उसका 1970 वाला रेफरेंस अगर डालेंगे तो वो आपका पेपर उठा के रिजेक्ट कर देगा जी, बहुत आउटडेटेड और पिछला काम इसने जो है वो उसको रिपीट किया हुआ है, ठीक है। रिसेंटली जो एडवांस चीज़ें हमने एडवांसमेंट की तरफ जाना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट मेक अ गुड रिसर्च टॉपिक। रिसर्च टॉपिक अच्छा कैसे हो सकता है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, टॉपिक आपका नॉवल हो, ओरिजिनल हो, मतलब कोई नई चीज़ के ऊपर आपका काम किया हुआ हो, ठीक है। इससे ये क्या चीज़ दे सके हमें, न्यू मेथड्स इसके अंदर हो, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रेलिवेंट हो, या स्पेसिफिक इसकी आउटकम्स हमारे पास हो, ठीक है। और इसके अंदर कुछ स्किल्स या कुछ रिसोर्सेज हम इसे अचीव कर सकें, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टिंग रिसर्च को ये क्या कर सके, एग्जिस्टिंग रिसर्च को सपोर्ट कर सके, मतलब उससे रेलेवेंट हो। जिस तरह हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं कि हमने कोई भी चीज़ लेनी है तो उसकी पहले हमने प्रीवियस वर्क ढूंढना है, ठीक है, उससे रेलेवेंट वर्क ढूंढना है। अगर आप कहते हो नहीं मैंने ये चीज़ करनी है, इस पर तो काम हुआ ही नहीं है, उसकी वो किसी ना किसी चीज़ से रिलेट तो कर रहा होगा ना, किसी ना किसी चीज़ को सपोर्ट तो कर रही होगी ना, ठीक है। या उसके अंदर हमारे टॉपिक के अंदर सोसाइटी के लिए कोई अच्छी पॉलिसी मेकिंग वाली चीज़ हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज़ हमने उसमें देखनी है, मेक श्योर नो बॉडी एल्स हैव ऑलरेडी डन इट। कोई और बंदा आपके काम को नहीं कर चुका, आप ही कर रहे हो, लेकिन ये एग्जिस्टिंग रिसर्च में से निकला हुआ है, ठीक है। दूसरों के मेथड से सीखे कि किसी और ने उसमें क्या गलती की थी, मैं उस गलती को सेट करूं, ठीक है। वाई योर रिसर्च मैटर्स, आपकी रिसर्च क्यों मैटर्स करती है, आपका एम ऑफ स्टडी क्या चीज़ है, ये चीज़ें आपके जस्टिफाई होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, हम अपने टॉपिक को सर्च कर रहे हैं, बेटा ये नूर बेटा आपके लिए है ये चीज़, आप कहते हो जी मेरा जो टॉपिक है वो एक चीज़ से नहीं आ रहा, गूगल स्कॉलर पे आप सर्च कर रहे हो वो नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गूगल एक सर्च इंजन नहीं है, हम पाकिस्तानी लकीर के फकीर हैं, किसी एक चीज़ पे सर्च कर करके मर जाते हैं, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, हम कहते हैं इस पर तो काम ही नहीं है, इस पर तो डाटा ही नहीं है। इधर देखें यहाँ पे कितने सारे सर्च इंजन मैंने यहाँ पे आपको बताए हुए हैं जी, इसमें आप गूगल पे कर सकते हो, याहू पे कर सकते हो, ask.com है, MSN है, बिंग है, अबाउट है, ठीक है। ये सारे के सारे सर्च इंजन है जहाँ पे आप चीज़ों को जो है वो सर्च कर सकते हो, ठीक है। किसी भी एक सर्च इंजन पे आप इसको कर लें, ठीक है। आगे हम ये भी देखते यस हैं सर। कि आगे आगे जाके हम एक चीज़ पे अगर आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, आपको चीज़ नहीं मिल रही, डाटा लाजमी नहीं है उस पर हो, किसी और सर्च इंजन से भी कर सकते हैं।
आगे एक और मजे की इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट 92% जो सर्चेज होती हैं वो गूगल पे होती हैं, 3% बिंग पे होती हैं, 2% याहू पे होती हैं। अगर आप देखो ये सारे का सारा एरिया लेस देन 5% जो है वो सर्चेज होती हैं बाकियों पे। 92% सर्चेज हमारी पूरी ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है वो गूगल पे सर्च होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 8% बाकी पीछे बचा है ना बेटा, वो डाटा इनमें से किसी से भी मिल सकता है। हो सकता है आपकी जो चीज़ है, आपके रेलिवेंट चीज़ है, किसी और सर्च इंजन से आपको मिल जाए और आपके लिए वो हेल्पफुल हो, ठीक है। यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे सर्च इंजन जो है मैंने आपको दिखाई हैं। अभी तक आप गूगल स्कॉलर के बारे में जानते थे, ठीक है। आप इसको मेंडले पे सर्च करें, आप इसको पबमेड पे सर्च करें, ठीक है। आप इसको मेडलाइन प्लस पे सर्च करें, ठीक। ये डिफरेंट यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हुए हैं कि आप किसी भी चीज़ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका डाटा एक से चीज़ से नहीं मिल रहा, एक वेबसाइट से नहीं मिल रहा, तो आप अपना डाटा किसी और वेबसाइट से बेटा ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, ठीक है। रिफाइन योर सर्च स्कोपिस, ये डिफरेंट सर्च इंजन है जहाँ से आप इनको ले सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे बात है कि हम गूगल को यूज़ करते हैं लेकिन गूगल हमारा आंसर नहीं करता। हम सिर्फ गूगल पे बेटा चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ टाइप की उसको कर लिया, ठीक है। गूगल हम सर्च कुछ करते हैं, गूगल कुछ दे देता है। हम गूगल से बहुत सारे काम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ टैब्स, हमसे बहुत कम लोग हैं जो इन टैब्स को यूज करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा आल से आगे इमेजेस पे चले जाते हैं, ठीक है। कोई चीज चाहिए उसकी इमेजेस देख लें, ठीक है। कोई भी एक चीज लिखें, इधर मैंने रिसर्च को टाइप किया, ऑल रिसर्च, उसके रिसर्च से रेलिवेंट बुक्स आ जाएंगी, रिसर्च से रेलिवेंट न्यूज आ जाएंगी, वीडियोस आ जाएंगी, मोर के अंदर जाके और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो, ठीक। उसके बाद दूसरा चीज़ है जी, कोट्स आप यूज़ करें, ठीक है, कोटेशन मार्क्स यूज़ करें। इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा है बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा पपी डॉग स्वेटर्स। अगर आप ये सर्च करोगे तो आपको पता नहीं कोई क्या क्या चीज़ें इसके बारे में मिलेंगी। बेसिकली ये कोट है, ठीक है। ये एक कह लो कि फ्रेज है जिसको आप सर्च करना चाह रहे हो। तो अगर आप इसके भयानक किस्म के रिजल्ट से बचना चाह रहे हैं तो आप इसको अगर कोर्स में लिखोगे तो एग्जैक्टली जो एक फ्रेज है वो आपके सामने इस फ्रेज का मीनिंग आ जाएगा, ठीक है। आप अपने टॉपिक को, अपने कीवर्ड्स को कोर्स के अंदर सर्च करो। उसके बाद यूज अ हाइफन टू एक्सक्लूड वर्ड्स, ठीक है। अगर आप वर्ड्स को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया जी, मस्टैंग एक घोड़ा भी है और एक फोर्ड कंपनी की बनाई हुई कार भी है। मस्टैंग जो है वो, अगर आप क्या कर सकते हैं जी, वहाँ पे एक चीज़ को सर्च करते हैं, मस्टैंग को सर्च करेंगे, आपको वो हॉर्सेस भी दे देगा, आपको कार्स भी दे देगा। लेकिन आप उसके बारे में एक चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, आप एक चीज़ को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे हाइफन यूज़ कर देंगे, ठीक है। हाइफन टू टेल द इंजन टू इग्नोर द कंटेंट विद वन ऑफ द अदर, ठीक है। कि आपने चीज़ों को एक्सक्लूड करना है। अगर मस्टैंग कार आप इस हाइफन से लिख देंगे तो बाकी जो सारी की सारी चीज़ें उसको एक्सक्लूड कर देगा, सिर्फ कार्स की पिक्चर्स आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद यूज अ कॉलन टू सर्च स्पेसिफिक साइट। आप स्पेसिफिक साइट से करना चाह रहे हैं। देखिए आप क्या करते हैं जी, आप कोई भी एक टॉपिक सर्च करते हैं, आप मुझे कहते हैं जी मुझे इसका मटेरियल विकीपीडिया से चाहिए, ठीक है। अगर आप वो टॉपिक लिखने के बाद आगे कॉलन डाल के विकीपीडिया लिख देंगे तो आपका विकीपीडिया का डाटा आ जाएगा। जैसे इसने NHI.com लिखा हुआ है कॉलन लगाने के बाद, तो इसमें सिर्फ NHI.com का डाटा ही आपके पास गूगल शो करेगा, ठीक है। अस्टेरी का अगर आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको पता है नहीं कि मेरे पास कोई चीज है, एक पूरा पूरा सेंटेंस नहीं याद आ रहा, कोई फ्रेज है या कोई कोट है या उसके बारे में कोई भी चीज है, आपको कोई अगले पिछले वर्ड याद है, आपको सेंट्रल वर्ड्स नहीं याद आ रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेरिक यूज कर सकते हैं कि इसका दरमियान की चीज मुझे नहीं आती, तो गूगल क्या करेगा, जैसे कम स्टेरिक मी, तो गूगल क्या करेगा, उसके सेंटर का जो चीज आपको याद नहीं आ रही थी, गूगल वो वाले की वर्ड या वो वाला जो एक फ्रेज या वर्ड या वहां पे जो भी कोई डाटा है वो आपको आपके सामने वहां पे शो कर देगा जी, ये देखें आपको इसमें से कौन सी चीज चाहिए, आप कौन से वर्ड से जो आप भूल रहे थे। तो गूगल आपकी इस तरह भी हेल्प कर सकता है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं जी आपकी कोई एक वेबसाइट अगर आप यूज करें, आप कहते हैं मुझे इससे रेलेवेंट वेबसाइट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, रिलेटेड, उसके बाद आप कॉलम्स यूज करें और आगे वेबसाइट का नाम लिख दें।
जैसे मुझे चाहिए था amazon.com से रेलिवेंट वेबसाइट चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, रिलेटेड कॉलन amazon.com लिख दिया। तो यहाँ से क्या होगा, मुझे amazon.com से रेलिवेंट जितनी भी वेबसाइट गूगल पे मौजूद होंगी वो सारी की सारी गूगल मुझे शो कर देगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, गूगल को यूज करके मैं मैथमेटिक्स कर सकता हूँ, मैं मैथ्स में यूज कर सकता हूँ गूगल। ठीक है, जैसे ये प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन करनी हो टैब में लिखें, गूगल आपको उसका रिजल्ट देगा। ठीक है, सर्च फॉर मल्टीपल वर्ड्स एट वंस, एट अ टाइम आप एक से ज्यादा वर्ड्स को जो है वो सर्च कर सकती है। ठीक है, इसमें एंड गेट, नॉट गेट आप इसको यूज कर सकते हैं। सपोज दैट आप क्या करते हैं, आप कोई भी एक टॉपिक सर्च करते हैं, ठीक है, उस टॉपिक को आपको 20 लोग भी चाहिए और डायबिटिक भी चाहिए, तो आप क्या करोगे, ओबेसिटी एंड डायबिटीज। अब आपके पास ओबेसिटी और डायबिटीज दोनों से रेलेवेंट डाटा आएगा। अगर आप लिख देते हो जी आपको डायबिटिक लोग चाहिए लेकिन ओबीस नहीं चाहिए, तो आप अगर वहां पे लिख देते हो ओबीस, सॉरी डायबिटिक नॉट ओबीस, तो आपके पास डायबिटिक लोग शो होंगे, ओबीस वाले लोग शो नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल सर्चेस को एक सिंगल वर्ड या एक फ्रेज से भी मतलब कर सकते हो। इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस एंड नॉट और आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर आप और गेट लगाते हो, और ऑपरेशन होगा डायबिटीज एंड और ओबेसिटी, तो अब यहाँ पे आपके पास दो चीजें शो होंगी, या तो वो डायबिटिक होंगे या वो फिर आपके पास ओबीस होंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम वेट देखते हैं जी, हाउ टू राइट आई कैचिंग पेपर टाइटल। पेपर टाइटल हमारा आई कैची हो सकता है जी, हमें क्या, हम कैसे कह सकते हैं जी हमारा टाइटल नहीं अच्छा। हम टाइटल लिखते हैं लेकिन हमारा टाइटल बहुत अच्छा नहीं होता, हम कैसे टाइटल को कैची बनाएं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें बताऊंगा जो क्या करनी चाहिए। हमारा टाइटल ब्रीफ होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, इसमें एक्टिव वर्ड्स यूज करने, आपने पैसिव वर्ड नहीं यूज करने। 10 से 12 वर्ड्स का जो टाइटल होगा वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, कैची होगा। ठीक है, की वर्ड्स यूज करें अपने टाइटल के अंदर। ठीक है, और जो चीज़ें आपने नहीं करनी, लेंथी टाइटल ना बनाए, अननेसेसरी डिटेल्स ना उसके अंदर दें। ठीक है, एब्रीवेशन कम से कम यूज़ करें। ठीक है, कम्प्लेक्स फ्रेजेस कम से कम यूज़ करें उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके टाइटल के अंदर नहीं होनी चाहिए, ये वाली चीज़ें आपके टाइटल के अंदर यूज़ होनी चाहिए। उसके बाद 6 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर गुड पेपर, अच्छे पेपर के लिए आपके पास कुछ टिप्स हैं। अंडरस्टैंड द कंटेंट वेल, सबसे पहले कंटेंट आपका वेल अंडरस्टूड हो। टेक्निकल जार्गन आप केयरफुली यूज करें, मतलब कुछ ऐसे वर्ड जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट जान सकते हैं, केयरफुली यूज करने हैं आपने। ठीक है, ये नहीं कि आप कोई भी एक मुश्किल तरीन वर्ड्स उसके अंदर यूज कर रहे हो जो आम बंदे को समझ ही ना आए। उसके अंदर फ्रेजेस केयरफुली यूज करें जो आपकी उसके अकॉर्डिंग आ रही है, क्योंकि एक फ्रेज के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हो रहे हैं, या एक मीनिंग के डिफरेंट फ्रेजेस है, तो वो वाली फ्रेज लगाएं जो वहां पे फिट बैठ रही है। अपने जो ऐसे है, जो आपका आर्टिकल है, उसको डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर आप डिवाइड करें, पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखें। ठीक है, और एक अट्रैक्टिव किस्म का आपका राइटिंग स्टाइल होना चाहिए। और प्रूफ चेक किया, प्रूफ रीड करें, उसको कॉपी कह लें कि उसकी एडिटिंग बार बार करें। अगर आप अपने ही लिखी हुई चीज़ को कुछ दिनों के बाद पढ़ेंगे तो आपको लाजमी तौर पर उसके अंदर कोई ना कोई गलतियां लाजमी नजर आएंगी। ठीक है, ओके। उसके बाद हाउ टू फाइंड अ जर्नल सूटेबल टू और आर्टिकल, आपके आर्टिकल से रेलिवेंट जर्नल आपने कैसे फाइंड करना है, तो ये एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम स्कोपस इंडेक्स जर्नल, ये एक लिस्ट होती है, एक रैंकिंग है, एक डाटा बेस्ड है, जिसमें जो है वो कुछ जर्नल जो कह लें कि एक अच्छे स्कोप वाले या अच्छी जिनकी रैंकिंग है वो वाले जर्नल्स होते हैं। स्कोपस बेसिकली आपके क्या चीज़ है, आपके वेल रिप्यूटेड एब्स्ट्रैक्ट और उस पर होने वाली साइटेशंस की एक रेशो देता है। ठीक है, तो एक अच्छे जर्नल की जो है वो स्कोपस जर्नल होना उसके लिए लाजमी है। अब यहाँ पे कुछ जर्नल आप कैसे सर्च कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे मैंने पब्लिशर्स दिए हैं। ठीक है, आप पब्लिशर पे जाएं, सबसे पहले आप सपोज दैट एक यहाँ पे 4 मैंने दिए हमें पब्लिशर है, एल्सवियर है, स्प्रिंजर है, विले है, ठीक है, टेलर एंड फ्रांसिस है। आप किसी भी एक पब्लिशर का जर्नल फाइंडर यूज करें। यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स मैंने दी हुई है आगे, जैसे जर्नल फाइंडर एल्सवियर, जर्नल सजेस्टर स्प्रिंजर, जर्नल फाइंडर डॉट विले डॉट कॉम। मतलब अगर आप एल्सवियर पे जाते हैं, एल्सवियर जर्नल फाइंडर पे जाते हैं, वहां पे आप अपना टाइटल देंगे, अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। ठीक है, और उसको सर्च करेंगे तो एल्सवियर
के अंडर वो जितने भी जर्नल्स हैं जो आपके पेपर के स्कोप के हैं, वो सारे के सारे की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। इसका हैंड्स ऑन भी आगे जाके मैं आपको करके दिखाऊंगा, ट्राई करूंगा कि आपने किसी भी एक स्पेसिफिक पब्लिशर को सर्च सेलेक्ट करना है कि मैं अपना पेपर स्प्रिंजर के अंदर या एल्सेवियर या विले के अंदर या टेलर फ्रांसिस या किसी भी एक के अंदर मैं अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना चाह रहा हूं, तो आप क्या करें, उसका जर्नल फाइंडर या जर्नल सजेस्टर पे जाएं। जैसे एल्सेवियर जर्नल फाइंडर है, जर्नल फाइंडर ओपन होगा, वो आपसे आपका टाइटल मांगेगा, आपसे आपका एब्स्ट्रैक्ट मांगेगा। अपना टाइटल और अपना एब्स्ट्रैक्ट वहां पे जब आप लिखेंगे, उसको सर्च करेंगे, तो आपका पेपर जिन भी जर्नल्स के अंदर फिट बैठ रहा है आपको उनकी लिस्ट मिल जाएगी। उसमें से फिर आप इजीली अपना जर्नल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे आ जाती बात इम्पैक्ट फैक्टर की, कि आपका जो आप अक्सर देखते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर होना चाहिए आपके जर्नल का। ठीक है, कोई भी आपका एक जर्नल है, वो कह लो जी कि एक इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल के अंदर हर बंदा भागता है कि मेरा पेपर पब्लिश हो जाए। कोई भी आप पेपर पब्लिश करते हैं तो सबसे पहले पूछने वाला पूछता है कि क्या आपके जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर है कि नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक JCR लिस्ट होती है, जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स। ठीक है, जो एक वैल्यूएशन करती है, रैंकिंग या कैटेगराइज करती है, जर्नल्स को कंपेयर करती है। इसमें हमारे पास इम्पैक्ट फैक्टर बेसिकली है क्या, किसी भी एक जर्नल की नंबर ऑफ साइटेशंस और नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश के दरमियान रेशो है। लास्ट 2 ईयर्स के अंदर उस जर्नल में कितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए और उन आर्टिकल्स की कितनी साइटेशंस हुई। पिछले 2 साल में नंबर ऑफ साइटेशन उस जर्नल की डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आर्टिकल्स पब्लिश्ड। ठीक है, इन चीज़ों की जो रेशियो होती है वो इम्पैक्ट फैक्टर होता है। जिस तरह हम आगे यहाँ पे ग्राफ मैंने शो किया, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल रैंकिंग 2018-19 की मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो इसमें अगर देखें तो 10 से ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर वाले से 244 जर्नल्स थे। 9 और 10 के दरमियान में हमारे पास 300 आ रहे हैं। और अगर लेस देन 1 देखो तो यहाँ पे हमारे पास 9064 जर्नल्स आ रहे हैं, 73.21। तो हम कह रहे हैं कि वेल रिप्यूटेड और अच्छे जर्नल्स कम हैं और एरे गहरे किस्म के जर्नल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़े हैं। तो हमने अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल हमेशा सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एच इंडेक्स। इसकी आपको बहुत ऊपर की बात है, आपके काम की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। एच इंडेक्स बेसिकली जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम इसको लेते हैं। वो क्या कहते हैं जी, हम किसी भी एक साइंटिस्ट के आर्टिकल्स हैं, 7 आर्टिकल्स हैं उसके, तो उसमें हम देखते हैं जी नंबर ऑफ साइटेशंस कितनी है। ठीक है, 33 साइटेशन 30 उसकी डिफरेंट आर्टिकल्स की साइटेशंस लेते हैं। अगर उसके 7 आर्टिकल्स थे तो 7 आर्टिकल्स लिख लिए, उनमें जो साइटेशन नंबर ऑफ साइटेशन था डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया हमने। मतलब उसके किसी आर्टिकल में 33 साइटेशन है, किसी में 20 है, किसी में 30 है, किसी में 15 है, किसी में 7। अब आप मैच करोगे कि जहां पे उसका नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड नंबर ऑफ साइटेशन मैच कर रहा है, हम बोलेंगे कि ये उसका एच इंडेक्स है। ठीक है, कि मिनिमम नंबर ऑफ पेपर जिनकी उतनी ही साइटेशन हो वो कितनी है, तो वो 6R है। ठीक है, ये कह लेंगे एक्सपर्ट्स के लेवल की बात है। अगर आपको समझ नहीं आती इसकी तो उस पर सर खपाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, उसके 7 हमारे पास पेपर्स हैं, 7 पब्लिक पेपर हैं, 7 के साथ की हमारे पास साइटेशन हैं। उनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख लिया। किसी आर्टिकल की 33 है, किसी की 30, किसी की 20, किसी की 15, किसी की 7, किसी की 6, किसी की 5। तो वही पुरानी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे 6 के साथ मैच हो रहा है। तो इसका मतलब है एन एच इंडेक्स ऑफ 6 मींस दैट दिस ऑथर हैव पब्लिश्ड एट लीस्ट 6 पेपर दैट हैव ईच रिसीव्ड एट लीस्ट 6 साइटेशन। मतलब उसके 6 पेपर ऐसी हैं जिनकी कम से कम साइटेशन जो हैं वो 6 हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो आज की ये चीज़ें थी। इसके बाद मैं आपको एक जर्नल की वेबसाइट पे जाके कुछ चीज़ें सिखाऊंगा कि आपने अगर पेपर को पब्लिश करना है तो वहाँ पे आप कैसे चीज़ों को वो कर सकते हैं। गूगल शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पे मेरा? आपकी स्क्रीन पे गूगल ब्राउजर ही शो हो रहा है? यस सर, हो रहा। जी ओके सर। श्योर। अब बेटा देखें, यहाँ पे मैंने एक जर्नल है, पाकिस्तान जर्नल ऑफ साइंस। ठीक है, अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान जर्नल ऑफ साइंस का इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, तो इसका पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट साइंसेज इसका दूसरा नाम है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको सर्च करता हूँ तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट फैक्टर, तो जर्नल के नेम के आगे इम्पैक्ट फैक्टर लिखते हैं तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर आ जाता है।
पाकिस्तान जर्नल ऑफ साइंस का इम्पैक्ट फैक्टर 2.652 है, ठीक है। इसकी मैंने वेबसाइट खोल ली। अब यहाँ पे मैं पेपर सबमिट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सबमिशन पे जाऊंगा। सबमिशन पे जाके यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें, रिव्यू प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन है, रेगुलेशन, सब्सक्रिप्शन है। अब मुझे क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शंस टू ऑथर चाहिए, या मैं इसके रिव्यू प्रोसेस को देखना चाह रहा हूँ। तो रिव्यू प्रोसेस में उसने यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें लिखी हैं कि आपका पेपर कैसे सबमिट होगा। सबसे पहले रजिस्टर होगा, सबमिट पेपर करेंगे, वो पेपर किधर किधर जाएगा, क्या क्या चीज़ होगी, यहाँ पे सारे का सारा उसने एक फ्लो चार्ट बना के चीज़ें दी हुई हैं। आप चाह रहे हो जी मैंने इंस्ट्रक्शंस टू पेपर, इंस्ट्रक्शंस टू ऑथर पढ़े, इस पे आपको यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हो जानी चाहिए कि आपका पेपर किस तरह का होना चाहिए। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे उसने लिखी हुई हैं कि इसका फॉन्ट साइज कहाँ पे कितना होना चाहिए, ठीक है। डबल लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, 14 इसका फॉन्ट लाइन होना चाहिए, ठीक है। रिसर्च पेपर मस्ट इंक्लूड टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड, इंट्रोडक्शन, मटेरियल, मेथड, रिजल्ट्स, डिस्कशन, फिगर्स, ग्राफ, टेबल्स, ये चीज़ें आपके रिसर्च पेपर में लाजमी होनी चाहिए। मतलब हर एक पेपर ने अपना फॉर्मेट लिखा होता है। टाइटल ऑफ द पेपर किस तरह का होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट किस तरह का हो, कीवर्ड्स क्या हो, इंट्रोडक्शन क्या हो, मटेरियल, मेथडोलॉजी कैसे लिखनी है, रिजल्ट एंड डिस्कशन कैसे लिखनी है, एक एक चीज़ यहाँ पे उसने बताई हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप सारी की सारी चीज़ें ले सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे आ रहा है सबमिट योर पेपर। अब अगर अगर आप अपना पेपर सबमिट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर रजिस्टर्ड होंगे, लॉगिन इन पासवर्ड। अगर वो कहते हैं आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप हमारे एडिटर को अपना पेपर और अपनी सीवी मेल कर दें, बाई मेल आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको कह रहा था, स्प्रिंगर जर्नल फाइंडर हम देख लेते हैं कैसे करता है। सबसे पहले वाला लिंक वही जो journalsuggestor.springer.com, इस पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं। इंटरनेट ज़रा स्लो है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। तो जैसे ही ओपन होगा आपके पास सर्च टैब शो होंगी, ठीक है। वो ओपन होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो सर्च टैब जब आपके पास ओपन होंगी, उसके अंदर आपने टाइटल लिखना है, अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। जब ये दोनों की दोनों चीज़ें आप लिखेंगे, तो आपका जो है वो स्प्रिंगर के पब्लिशर के अंदर जितने भी पेपर्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे, सॉरी जर्नल्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। ये देखें, मैन्युस्क्रिप्ट पे उसने टाइटल मांगे और उसने टेक्स्ट मांगा है। इसको ट्राई करके देख लेते हैं हम। सॉरी, गूगल स्कॉलर पे जाते हैं जी, कोई भी एक पेपर हम लेते हैं, उसको करके देख लेते हैं वो क्या करता है जी। इंटरनेट स्लो है तो रिस्पांस नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी एक जर्नल, कोई भी एक पेपर लेंगे, उस पेपर का जो है हम वहाँ पे टाइटल और ये चीज़ें हम डाल के देखेंगे क्या वो वाकई करता है। डायबिटीज़ इन अमेरिका, अगर ये ओपन हो जाए तो इसका एब्स्ट्रैक्ट निकालना पड़ेगा हमें, कोई और देख लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट भी आ गया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी करें, कंट्रोल सी, इसके अंदर डाल दें। उसके बाद अपना जो टाइटल है उसको कॉपी करें। ये अपने आर्टिकल का आपने करना है, जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं, कंट्रोल वी, ठीक है। सब्जेक्ट एरिया आपका क्या है, बायोमेडिसन है, सजेस्ट जर्नल। अब यहाँ पे ये सारे के सारे जर्नल आ रहे हैं जिस जर्नल के अंदर आप भेज सकते हो। एक्सेप्टेंस रेट उसका कितना है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, जर्नल का नेम क्या है, वो सारे के सारे जर्नल आपको उसने दे दिए हैं। अब अगर आपको लगता है कि ये वाला एक जर्नल है जिसका एक्सेप्टेंस रेट भी अच्छा है, ठीक है, और आमतौर पर 56 दिन के बाद ये मुझे एवरेज दे रहा है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर इतना है, तो मुझे इसके अंदर भेज देना चाहिए, मैं वेट कर सकता हूँ। अगर मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे एक जर्नल चाहिए जो ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स दे, तो यहाँ पे एक जर्नल है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर 4.2
4.427 है, 26 दिन के अंदर रिस्पॉन्स दे देता है और 15% इसका एक्सेप्टेंस रेट है। तो आप यहाँ से उस जर्नल की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे उसके बारे में चीज़ें पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। ये देखिए सामने ये आ गया सबमिट योर मैन्युफैक्चर, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी जर्नल की साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको किसी ना किसी जगह पे वो सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपने इंस्ट्रक्शंस को ऑथर किया है और क्या क्या चीज़ें हैं सारी की सारी। तो यहाँ से आप इजीली अपना पेपर सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज के हमारी पेपर को सबमिट करने के बारे में कुछ चीज़ें थी जो कि आज हमने सीखी। तो आज की इन डिस्कशन के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है अगर तो काइंडली मेरे से पूछें। मिस इकरा आप हमारे साथ हैं? मिस इकरा आई थिंक सो हमारे साथ नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक है, किसी का कोई इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। ये देखें अबाउट पब्लिकेशन इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑथर, ये सारी की सारी चीज़ें उधर दी हुई हैं। उसमें पेपर को कैसे पब्लिश करना है सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है आज की चीज़ों के बारे में, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो काइंडली हमारे साथ शेयर करें। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? बेटा माइक ऑन कर लेना आप। डॉक्टर आमना आपकी कोई रिव्यूज या कोई कमेंट्स आज के सेशन के बारे में? मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स को सब कुछ समझ आ गया। आई थिंक सो। ट्राई तो मैंने वर्कशॉप पूरी, के बाद सारे अपना अपना पेपर बेहद सबमिट कराएंगे। मेरे ख्याल में ट्राई तो मैंने अपनी पूरी दी है कि मैं अपना 100% दे सकूं। तो बाकी देखें। नहीं, बहुत सारी चीजें मुझे भी क्लियर हुई हैं, मतलब कि बहुत सारी चीजें एडवांस लेवल की भी थी। अब हो सकता है इनका माइंड सैचुरेट ना करके आओ। एक्चुअली मुझे यार फीवर भी था तो मैंने फिर भी ट्राई किया है कि मैं अपना 100% दे सकूं इस सेशन पे, इस लेक्चर पे। बेटा कोई तो कुछ तो बोलो। यहाँ भी इनको कुछ भी समझ नहीं आया। कुछ भी नहीं समझ आया तो बता दे, मैं रिपीट कर देता हूँ उसको, किसी चीज की समझ नहीं आई तो। बच्चे मीटिंग टाइम में हमारे पास 2 मिनट रह गए, काइंडली जल्दी बोलो। जी नूर बच्चे कहना चाह रहे हो कुछ? नो सर। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आई थिंक सो चीज़ें क्लियर हैं बच्चों की। तो एक मिनट, ठीक है। तो अगला सेशन मेरे ख्याल में अभी आपका स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी यस मीटिंग सर। एंड करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगला जो हमारे रिसर्च एथिक्स के बारे में सेशन है अभी कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है। तो जल्दी से आप भी फ्री हो, मेरे ख्याल कोर्ट से उगता ही ना गए हो, कितना लंबा खैंडी है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करें। अभी मीटिंग सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर हम स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। यस सर। सर लास्ट में स्काई हब एक दफा रिपीट कर दीजिएगा। सही हब के बारे में एक मिनट, मीटिंग टाइम हमारा यस 2 सर। मिनट रहता है, मैं अभी कर देता हूँ शेयर। ओके गूगल, सर। गूगल के लिए मेरा मिनट पड़े हैं। देखिए बच्चे गूगल शो हो रहा है ना? देखिए मैं इधर गया था, यहाँ पे मुझे ये वाला स्ट्रक्ट मिल रहा है लेकिन मुझे पूरा पेपर नहीं मिल रहा। मैं सर क्या, शो नहीं हो रहा। गूगल नहीं शो हो रहा? नो सर, अब हुआ है। अच्छा ये देखो बच्चे, इधर इसका DOI नंबर दिया हुआ है, इसका लिंक दिया है। आपने क्या करना है, साई हब पे जाना है, SCI साई हब, ठीक है। आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये देखें। अब यहाँ पे वो क्या मांग रहे हैं, URL दे, PMID नंबर दे, DOI नंबर दे। तो आप उस आर्टिकल का यहाँ तो जी। वहाँ DOI नंबर को कॉपी कर लो, ठीक है, Ctrl+C, यहाँ उसका लिंक कॉपी कर लो, इसके अंदर डालोगे, इसको सर्च करोगे, आपका आर्टिकल ओपन हो जाएगा, पूरा फुल लेंथ आर्टिकल आपके पास आ जाएगा। बहुत कम आर्टिकल्स होते हैं जो यहाँ से ब्रेक नहीं होते। ये देखिए आर्टिकल डाउनलोड हो गया, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी यस चीज़ है, सर। 1-2 मिनट यस की। सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अगली हाफिज। मीटिंग में ज्वाइन करें।